नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राहुल देश में नहीं है, ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा नोटिस से नहीं टूटेगा हौसला। कुर्क की गई संपत्तियों को खाली करे, एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को ईडी का नोटिस। और पंजाब सरकार ने 40 वीआईपी की सुरक्षा लौटाई, सुरक्षा घटाने की सिफारिश करने वालों से जवाब तलब। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस रिमांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खोले कई राज। और केके की मौत को लेकर पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, वक्त पर सीपीआर मिलने से बच सकती थी केकेआर की जान। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हो सकेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल अभी विदेश यात्रा पर हैं और वे संभवतः 5 जून को स्वदेश लौटेंगे। ईडी को राहुल गांधी के दिल्ली में नहीं होने की सूचना दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी देश से 19 मई को रवाना हुए थे। वे 20 से 23 मई के बीच लंदन में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। उसके बाद से वे भारत नहीं लौटे। राहुल गांधी के 5 जून तक स्वदेश लौटने की उम्मीद जताई गई है और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए नई तारीख भी मांगेंगे। आपको बता दें कि ईडी ने इस बहुचर्चित मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 8 जून को और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 जून को पूछताछ के लिए पेश होने का सम्मन भेजा था। ईडी के सम्मन पर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा कि जब कांग्रेस अंग्रेजों व उसके अत्याचार से नहीं डरी तो ईडी के नोटिस कैसे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को पार्टी का हौसला उनको तोड़ने देंगे। हम जीतेंगे, झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। और उधर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दोनों नेता ईडी के सामने पेश होंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। हम इस तरह की रणनीति से डरे हुए या भयभीत नहीं है। यह राजनीति से प्रेरित मामला है और इसमें किसी जांच की जरूरत नहीं है। सुरजेवाला और सिंघवी ने पुष्टि की है कि जब भी ईडी चाहेगा गांधी परिवार जांच में शामिल होगा। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल ईडी ने उन्हें कुर्क की गई संपत्ति को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा है और ईडी के अनुसार पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसके बाद जब्ती की मंजूरी के लिए फाइनल न्यायिक निर्णायक प्राधिकारी को भेजी गई थी, जिसने हाल ही में उक्त संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी दी थी। इस घटना के बाद खड़से, उनके दामाद गिरीश चौधरी और पत्नी मंदाकिनी इंसिया बदलावाला और एम उकानी को नोटिस भेजा गया। नोटिस के मुताबिक संपत्तियों को खाली करना होगा, जिसके बाद उन्हें जब्त कर ईडी के नियंत्रण में रखा जाएगा। आपको बता दें कि घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के पूर्व राजस्व मंत्री ने कहा कि इन सभी संपत्तियों को पूर्व में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कुर्क किया गया था। अब मुझे पता चला है कि उन्होंने हमें उन जगहों को खाली करने के लिए कहा है। संलग्न संपत्तियों में से मेरे पास जलगांव में सिर्फ एक संपत्ति है जो एक खुला भूखंड है, बाकी संपत्तियां मेरे रिश्तेदारों से जुड़ी हुई हैं। ईडी ने सितंबर 2021 में खड़से और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज की थी। ईडी ने उनसे पिछले साल जनवरी और जुलाई में पूछताछ की थी। एजेंसी ने मामले के सिलसिले में जुलाई में उनके दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 28 अगस्त 2019 को खड़से की पत्नी मंदाकिनी और भोसरी भूमि के मालिक अब्बास रसल भाई उकानी भोसरी पर भी मामला दर्ज किया था। सुरक्षा घटाए जाने के अगले ही दिन प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाने के कारण चौतरफा आलोचना का सामना कर रही पंजाब सरकार ने 39 वीआईपी के सुरक्षा कवर को वापस लागू कर दिया है। हालांकि इस बार सुरक्षा कवर वापस करते समय सरकार ने एहतियात बरता कि किसी भी वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया। पिछले सप्ताह शनिवार को पंजाब सरकार ने 424 लोगों की सुरक्षा घटा दी थी और उनके नाम भी सार्वजनिक कर दिए थे। इसके बाद रविवार को प्रसिद्ध गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। अब राज्य सरकार ने 40 लोगों के सुरक्षा कवर को वापस लागू कर दिया। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अब सुरक्षा कवर हासिल किए और प्रत्येक वीआईपी के खतरे की मासिक आधार पर समीक्षा करने का फैसला भी किया है। यह भी फैसला लिया गया है कि राज्य में जितने भी वीआईपीज द्वारा खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की जा रही है, उन्हें तत्काल सुरक्षा कवर मुहैया कराया जाएगा और उस संबंध में छानबीन बाद में की जाएगी।
बुधवार को जिन 40 वीआईपीज की घटाई गई सुरक्षा को फिर से पूरा कर दिया गया और उनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें गैंगस्टरों से जान का खतरा है। इसके साथ ही सरकार ने धर्मगुरुओं की सुरक्षा पर भी विशेष रूप से ध्यान देने पर सभी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि इसके तहत धर्मगुरुओं को पहले से दिए गए सुरक्षा कवर में अतिरिक्त वाहन और सुरक्षाकर्मी जोड़े जाएंगे। और इस बीच राज्य सरकार ने भी पुलिस विभाग से वीआईपीज के सुरक्षा कवर के मामले में नए सिरे से रिपोर्ट तलब कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि लॉरेंस ने बताया कि उसके कहने पर ही कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई है। हत्या की साजिश 3 महीने पहले रची गई थी। लॉरेंस गिरोह के शार्प शूटर मौके की तलाश में घूम रहे थे। हालांकि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा था। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई व रोहित मोगी को मंगलवार को 5 दिन के लिए रिमांड पे लिया था। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त HGS धारीवाल व DCP राजीव रंजन लॉरेंस बिश्नोई से बुधवार को कई घंटे उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मोहाली में पिछले साल 7 अगस्त को उसके गिरोह के सदस्य विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या कर दी गई थी। विक्की की हत्या के आरोपी सिद्धू मूसेवाला के यहाँ ठहरे थे और इसी का बदला लेने के लिए मूसेवाला की हत्या की गई। पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई कि सिद्धू मूसेवाला दविंदर बबिया को सपोर्ट कर रहा था। वह अपने हर गाने में बबिया का जिक्र करता था। हत्या का कारण म्यूजिक इंडस्ट्री का करोड़ों रुपए का बिजनेस भी है। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश करीब 3 महीने पहले रची गई थी और बिश्नोई ने गोल्डी बराड से बात कर सिद्धू का काम तमाम करने के लिए कहा। मशहूर सिंगर केके की मौत को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर वक्त पर उन्हें जरूरी इलाज मिलता तो उनकी जान बच सकती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सिंगर को CPR दिया गया होता तो जान बच सकती थी। जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि केके के होठों और उनके माथे पर चोट के निशान पाए गए थे, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जाने लगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी और इसके बाद ऐसी तमाम थ्योरीज पर फुल स्टॉप भी लग गया है। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वक्त पर CPR मिलने से लाखों लोगों के चहेते केके को बचाया जा सकता था। केके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अपने 2 लाइव कंसर्ट के लिए पहुंचे थे। उनका दूसरा कॉन्सर्ट जिले के कॉलेज में था। वहां ऑडिटोरियम में क्षमता से दोगुने लोग पहुंच गए, जिसके चलते वहां गर्मी बढ़ गई। केके को कई बार अपना पसीना पोंछते हुए भी देखा गया। साथ ही वो AC चलाने की शिकायत भी कर रहे थे। इस कॉन्सर्ट के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। होटल में वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने केके को मृत घोषित कर दिया। केके के निधन के बाद पूरे संगीत जगत में मायूसी छा गई। उनके अपनों और फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि केके उनके बीच अब नहीं रहे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे बॉलीवुड ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। अब मुंबई में केके का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राहुल देश में नहीं है, ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा नोटिस से नहीं टूटेगा हौसला। कुर्क की गई संपत्तियों को खाली करे एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को ईडी का नोटिस। और पंजाब सरकार ने 40 वीआईपी की सुरक्षा लौटाई, सुरक्षा घटाने की सिफारिश करने वालों से जवाब तलब। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस रिमांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खोले कई राज। और केके की मौत को लेकर पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, वक्त पर CPR मिलने से बच सकती थी केकेआर की जान। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं
वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल आज सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। हार्दिक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्यक्रम में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव से पहले उनका यह कदम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस छोड़ने से पहले हार्दिक ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा था और इस पत्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीति को लेकर जमकर हमला बोला। अपने त्याग पत्र में हार्दिक ने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं बल्कि ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो और हमारे देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। उन्होंने अपने त्याग पत्र में आगे लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर हो, सीए एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने जैसे फैसले हो, देश लंबे समय से इसका समाधान चाहता था, लेकिन कांग्रेस इसमें केवल बाधा बनने का काम करती रही। कांग्रेस का रुख केवल केंद्र का विरोध करने तक ही सीमित रह गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा का उद्देश्य दोनों यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों को मजबूती देना है और इस दौरान वह यूक्रेन पर रूसी हमले के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जयशंकर से 4 जून तक स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में रहेंगे और प्रधानमंत्री एडुआर्ड हेगर से मुलाकात भी करेंगे। वे स्लोवाकिया के विदेश मंत्री इवान कोरकाक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। एस जयशंकर वहां ग्लोब से 2022 फोरम में भी हिस्सा लेंगे। इसमें वह हिंद प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी में अपने दोस्ती को अगले स्तर पर ले जाने के विषय पर संबोधन करेंगे और इस दौरान वह ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर स्कैनबर्ग से मुलाकात भी करेंगे। जयशंकर 4 से 6 जून तक चेक गणराज्य में रहेंगे। यहाँ वे विदेश मंत्री जेन लिपाशकी के अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। एस जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान वहां बसे भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। कभी शरद यादव का राजनीतिक कद इतना ऊंचा था कि जब वे बोलते थे तो पूरा देश सुनता था। वहीं मंत्री रहते हुए विपक्ष के सांसद उनके सामने कभी कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसका जवाब उन्हें नहीं सूझा हो। उनका जवाब सुनकर प्रश्न पूछने वाले चुप हो जाया करते थे। लेकिन मंगलवार को जब इस बड़े समाजवादी नेता ने तुगलक रोड स्थित 22 साल पुराना अपना बंगला छोड़ा तो उसके पहले की रात में उनके बेहद करीबी व्यक्ति ने उनसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब उन्हें नहीं सूझा। इस सवाल को सुनकर वे कुछ देर तक चुप रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे थक गए हैं और अब सोने जा रहे हैं। यह कहकर वो सोने चले गए। शरद यादव के करीबी सूत्रों के अनुसार सोमवार शाम को बंगला छोड़ने से पहले उनसे मिलने कुछ लोग आए थे। इसमें वही लोग भी शामिल थे जो उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा में उनके भागीदार रहे थे। उनके समर्थन जो है वो जानना चाहते थे कि अब उनकी आगे की राजनीतिक यात्रा क्या होगी। इसमें न केवल शरद यादव का भविष्य जुड़ा हुआ था बल्कि उनके अन्य समर्थकों का भी भविष्य जुड़ा था। उनके बेहद करीबी नेता ने उनसे सवाल किया कि अब इसके आगे उनकी राजनीतिक यात्रा क्या रहेगी, लेकिन शरद यादव इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए। वे कुछ देर सोचते रहे और उसके बाद थके होने की बात कहकर सोने चले गए। हालांकि मंगलवार को बंगला छोड़ने से पहले शरद यादव ने इस अपने पुराने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका यह आवास कई अहम आंदोलनों का केंद्र रहा है और यहाँ कई बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए जिससे देश की राजनीति को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने मीडिया को भी धन्यवाद दिया कि उसने लगातार उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में सेना और पुलिस के बल पर शांति बहाल नहीं होगी और इसके लिए तमामी सियासी दलों से बात कर घाटी को इस हालात से बाहर लाना होगा।
लोगों से दिल जीतने होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक कर्मियों की सुरक्षा के साथ ही अमरनाथ यात्रा को भी महफूज बनाना होगा। यदि यात्रा को लेकर एक भी घटना होती है तो इसका न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश भर में असर होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के हालात चिंताजनक है। 1 दशक से कश्मीर में तैनात शिक्षक रजनी बाला को शहीद कर दिया गया। यहाँ हिंदू भी मारे जा रहे हैं और मुस्लिम भी निशाना बनाए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि कश्मीर में हालात कैसे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा को लेकर संकट की स्थिति है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार तमाम सियासी दलों को बुलाए, हालात से निपटने के लिए ऐसा रास्ता खोजे जो कारगर हो। लोगों के दिल जीतने से बात बनेगी। खीर भवानी यात्रा रद्द करने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा का पहलू सबसे बड़ा है। हर परिवार अपने लिए सबसे पहले सुरक्षा चाहता है। वर्तमान हालात में यहाँ अब किसी तरह की सुरक्षा नहीं बची है। जम्मू से जो लोग कश्मीर घाटी के गांव में पढ़ाने के लिए गए थे उनकी सुरक्षा कहीं नहीं दिखाई देती। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ अब महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इससे पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ ईडी मामले में मुंबई व हैदराबाद में केस दायर किया जा चुका है। आरोप है कि एक न्यूज चैनल में चर्चा के दौरान उन्होंने पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। भाजपा प्रवक्ता शर्मा के खिलाफ पुणे के कोडवा थाने में 31 मई को केस दर्ज किया गया था। पुणे के रागपा नेता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले भारतीय सुन्नी मुसलमानों के सुन्नी बरेलवी संगठन रजा अकादमी की शिकायत के बाद शर्मा के खिलाफ मुंबई में भादवी की धारा 295, 153 और 505 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। और इसी तरह हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस थाने में धारा 504, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता के खिलाफ दायर शिकायतों में आरोप लगा है कि शर्मा ने पैगंबर और इस्लाम के धर्म के खिलाफ अपमानजनक झूठ और आहत शब्दों का इस्तेमाल किया है और मुसलमानों की भावनाओं को भी आहत किया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राहुल देश में नहीं है, ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा नोटिस से नहीं टूटेगा हौसला। कुर्क की गई संपत्तियों को खाली करें, एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को ईडी का नोटिस। और पंजाब सरकार ने 40 वीआईपी की सुरक्षा लौटाई, सुरक्षा घटाने की सिफारिश करने वालों से जवाब तलब। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस रिमांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खोले कई राज। और केके की मौत को लेकर पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, वक्त पर सीपीआर मिलने से बच सकती थी केकेआर की जान। आदमी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बार पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में 12 वर्ष से कम आयु वाले और 30 किलोग्राम से कम भार वाले वायु क्रीड़ाएं नहीं कर सकेंगे। पहले 40 किलोग्राम वजन की शर्त रखी गई थी। प्रदेश सरकार ने हवाई क्रीड़ा नियम 2021 अधिसूचित कर दिए। हवाई क्रीड़ा के उपकरणों के ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग पर भी रोक लगा दी गई। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियों के लिए सरकार ने सुरक्षा बंदोबस्त सख्त कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली और एडवेंचर टूर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चर्चा करने के बाद नियम तय किए हैं। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने नए नियम राजपत्र में अधिसूचित कर दिए। बिना मंजूरी हवा में होने वाली खेल गतिविधियों में प्रदेश में नहीं होंगी और आवश्यक सुरक्षा नियम पूरा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरी मानक पूरा न करने पर हादसा होने की स्थिति में इसमें कड़ी कार्रवाई के साथ सजा का भी प्रावधान रखा गया है। कुल्लू मनाली, सोलंग, नाला और कांगड़ा के बीच बिलिंग समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इन खेलों का आयोजन होता है। विदेशी नागरिकों को इन खेल गतिविधियों को चलाने का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे, नशा किए व्यक्ति, कमजोर हृदय, निर्गीत फेफड़ों के विकार,
दमा रोगी, गर्भवती महिलाएं और इन खेलों में वो भाग नहीं ले सकेंगे। हवाई क्रीड़ा से संबंधित खेल गतिविधियां कराने के लिए सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण फीस 10,000 रुपए तय की गई है और अभी तक पंजीकरण फीस 2,000 रुपए थी। पंजीकरण 3 वर्ष के लिए होगा। हर वर्ष 1 जून से 16 अगस्त और 1 नवंबर से 1 मार्च तक ही पंजीकरण हो सकेगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के सेडो इलाके में गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है। इस धमाके में सेना के 3 जवान घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले पर कश्मीर के आईजीपी का कहना है कि एक प्राइवेट वाहन में यह धमाका हुआ है, जिसमें 3 जवान घायल हो गए और जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यह धमाका ग्रेनेड या गाड़ी के अंदर पहले से ही आईईडी लगाया हुआ था या फिर बैटरी के खराबी की वजह से हुआ है। फिलहाल जांच चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस गाड़ी में पहले से ही आईडी प्लांट किया गया था। हालांकि छानबीन चल रही है और बैटरी के साथ छेड़छाड़ की भी जांच हो रही है। शोपिया जिले में इससे पहले बुधवार को ही आतंकियों ने एक नागरिक को उसके आवास के पास ही गोली मार दी थी, जिसमें वो घायल हो गया था। ये घटना शोपिया जिले के कीगम इलाके की हुई थी। फारूक अहमद शेख के आवास के पास इस घटना को रात 8:45 पर अंजाम दिया गया और घायल को पुलवामा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। आतंकवादियों ने इस बार आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और पिछले कई महीनों से वो आम नागरिकों को निशाना बनाकर टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। राज्य के स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड ने बुधवार को बिहार और औरंगाबाद जिले में अपनी सहायक नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी की तीसरी और अंतिम 660 मेगावाट इकाई से वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। नवीनगर इकाई के चालू होने से बिहार को एनजीटीपी से अतिरिक्त 559 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि एनपीजीसी की इस इकाई से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम जैसे लाभार्थी राज्यों को 660 मेगावाट तक बिजली मिलेगी। बयान के अनुसार बिहार को नवीनगर संयंत्र से 84.8% बिजली मिलने की लगी है और इस इकाई की शेष बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को आवंटित की गई। देश में मानसून के दस्तक देने के बाद अब कई राज्यों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी कुछ राज्यों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि वहीं कर्नाटक में आज मानसून दस्तक दे सकता है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और सिक्किम में आज बारिश होने के आसार है। वहीं मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काईमेट के अनुसार आज ओडिशा, गोवा, सिक्किम, असम, मेघालय में बारिश होगी। यूपी के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, जौनपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 14 जिलों में आंधी और बारिश के आसार हैं। इन जिलों में पूर्वी व पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी के साथ जुड़े हुए अन्य इलाके भी शामिल हैं। इन जगहों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों में ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों की भविष्यवाणी की है और 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड में बुंदकी और नगीना स्टेशनों के बीच पुलों पर काम होने के कारण रेलवे ने 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया। रद्द की गई ट्रेनों में नौचंदी एक्सप्रेस भी शामिल है, जो जून के पहले सप्ताह में 4 दिन नहीं चलेगी। मुरादाबाद सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन भी 2 दिनों तक रद्द रहेगी। गर्मी के छुट्टियों में सीजन के दौरान महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली अंबाला शामली मार्ग पर पहले से ही पैसेंजर ट्रेन का संचालन नहीं हो रहा है और रेलवे अधिकारियों के अनुसार सहारनपुर मुरादाबाद रेलखंड में बिजनौर जनपद के बुंदकी और नगीना स्टेशनों के बीच रेलवे के 4 पुलों पर पावर और ब्लॉक लेकर विकास कार्य किए जाएंगे। इसी कारण 1 से 6 जून तक 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इन ट्रेनों में नौचंदी एक्सप्रेस भी शामिल है। प्रयागराज से चल रहे सहारनपुर आने वाली 14,511 नौचंदी एक्सप्रेस 2 और 6 जून को रद्द रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।